हेलो क्लास 10th। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमएस कैरियर क्लासेस पर। मैं हूं मनोज कुमार और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय को, जिसका पार्ट नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ये नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किया है, ये बहुत ही आसान भाषा में है और खासकर उन बच्चों के लिए है जिनको रिएक्शन करना बिल्कुल नहीं आता है, यानी उनके ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग रिएक्शन कैसे करें और कैसे स्टार्टिंग करें। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे आशा है कि जो आपके क्लास 10th के लेवल से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खासकर रासायनिक अभिक्रियाओं से रिलेटेड, आप उनका जवाब दे सकेंगे। और आपको अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके, यानी एक पदार्थ या एक से ज्यादा पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके भिन्न रासायनिक गुण वाले, भिन्न रासायनिक गुण वाले का मतलब है कि पहले जो पदार्थ मिलते हैं उनसे जो नया पदार्थ बनता है उसका जो गुण होता है वो पहले पदार्थ से अलग होता है, यानी भिन्न होता है। ये बात कही गई है। तो भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अपक्रिया में जो पहला पदार्थ होता है वो दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया किए हैं और फिर जल बन गया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गुण था वो जल के गुण से बिल्कुल ही अलग होगा। तो इस तरह से जल का गुण, जो नया पदार्थ जल बना है, ये इन दोनों से अलग होगा, तो इसे हम कहेंगे ये रासायनिक अपक्रिया है। इस तरह से हम कुछ दैनिक जीवन में भी परिवर्तन देखते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के ही उदाहरण होते हैं। यानी वो एक्चुअल में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इनको आइए हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे होती हैं। इससे होता है कि भोजन का पचना, हम लोग खाना खाते हैं, जो खाना की जो खाना होता है उसका जो पहले गुण होता है, पचने के बाद में जो गुण होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। कागज का जलना, कागज जल जाता है और जलने से पहले उसका रासायनिक गुण पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके जो बॉन्ड होते हैं वो वेरी लूज हो जाते हैं। फिर लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने से भी जो अभिक्रिया होती है एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, भार बढ़ जाता है कि घट जाता है? आप लोगों को क्या लगता है? फिर लोहे पर जब जंग लगेगा तो उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? तो मैं आपको बता दूं कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। और फिर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है श्वसन। तो श्वसन क्या किस तरह से है, हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने पर ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाता है और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, क्योंकि सांस लेने पर हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ग्लूकोज का बॉन्ड टूटता है तो हमको एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से ये है रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग इसको, जो पार्ट हमारा अगला बायोलॉजी का आएगा उसमें हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे, फोटोसिंथेसिस और श्वसन के बारे में, तो वहां मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। और लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें लोहा जब नम मिट्टी या फिर नम हवा में पड़ा रहता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या करता है कि फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। तो इस तरह से उसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कैसे पहचाने कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए आइए नीचे देखते हैं। तो इसके लिए हमें कई बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही कि नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होगा। सबसे पहले अवस्था परिवर्तन होगा, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया दोनों आपस में मिले तो यहाँ पर ना जल, जल लेकिन द्रव है। तो देखिए अवस्था बदल गई कि नहीं बदल गई। यहाँ पर क्या था, गैस था, यहाँ पर लिक्विड आ गया। और फिर रंग में परिवर्तन हो जाएगा, रंग भी बदल जाता है। और फिर ताप में परिवर्तन आता है, तापमान भी बदल जाता है। और जैसे कि चूना है, चूने में आप पानी डाल देंगे तो ऊष्मा निकलने लगती है, यानी उस पानी को छुएंगे तो गर्मी आपको लगेगी, तो गर्म पानी लगेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो ताप में परिवर्तन होता है। और फिर गैस का निकलना, गैस भी निकलती है कभी कभी जब हम लोग अम्ल में कोई धातु मिला देते हैं और सक्रिय धातु, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरह से गैस निकलती है। और अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना मतलब होता है कोई पदार्थ नीचे तली में जम जाता है, तो इसे कहते हैं अवक्षेप का बनना। तो ये सारे परिवर्तन आते हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। आइए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद में रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरणों को हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखें,
रासायनिक समीकरण, जब रासायनिक अभिक्रियाओं को, यानी जो अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि कोई अभिक्रिया हो रही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है उसको, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को पदार्थ जो उसमें मौजूद होंगे उसको प्रतीकों के रूप में, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है तो उसका सूत्र H2 होता है, इस रूप में यानी सूत्र के रूप में व्यक्त करें तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे पहले मैंने बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बनता है, तो इसको मैंने हाइड्रोजन को H2 और ऑक्सीजन को O लिख दिया है, O2, तो ये दोनों मिले हैं तो H2O बना है। ये दो आगे क्यों लगा है अब अभी मैं आपको बताता हूँ, ये समीकरण को बैलेंस किया गया है। अब एक चीज और समझ लें कि जो रासायनिक अभिक्रिया में तीर से पहले होता है, मतलब ये तीर के बाद वाला पदार्थ उत्पाद होता है, प्रोडक्ट जो पदार्थ बनता है, और उससे पहले वाला पदार्थ अभिकारक होता है जिसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। तो अभिकारक आपस में मिलते हैं तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनता है। तो ये चीज़ हुई। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और समझते हैं थोड़ा सा और। ओके, तो ये पेज मैं हटा रहा हूँ और यहाँ से आप समझें, थोड़ा सा इधर ला रहा हूँ। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। ओके, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही परिवर्तित होता है, यानी जब उत्पाद बनेगा तो वो परमाणु ही बदलेगा उत्पाद में, अणु नहीं बदलेगा। कैसे? क्योंकि ये हाइड्रोजन है, H और H मिला है, इसको हम लोग H2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये पहली लाइन हम लोग समझ रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, पहले अभी और पढ़ाएंगे। तो H2 हम लिख सकते हैं, चाहे इसको लिखें H। H2 जो है ये पूरा एक अणु है, जबकि अगर ये बॉन्ड टूट जाए, ये जो लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन अलग और एक H अलग हो जाएगा, तो इसे हम लोग परमाणु कहेंगे। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें बॉन्ड टूटता है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। और तब ये जो बॉन्ड टूटेगा तभी तो दूसरा बॉन्ड बनेगा, तभी तो उत्पाद बनेगा, नहीं तो बॉन्ड टूटे ना तो नया पदार्थ बनेगा ही नहीं। तो वही बात है कि हमेशा परमाणु ही परिवर्तित होगा, अणु नहीं, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो परमाणु अकेला बचेगा। और ये परमाणु अभिकारक के होते हैं, तो जो टूटेगा वो अभिकारक के होंगे। अभिक्रिया में ना कोई परमाणु उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट। और ये जो अभिक्रिया होगी इसमें दो हाइड्रोजन है तो दो ही हाइड्रोजन रहेंगे, इधर देखो दो हाइड्रोजन है, और ना कोई नष्ट होगा, इसे दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन रहेंगे, लेकिन आप तो कह रहे हैं यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है, तो इसीलिए हम लोग समीकरण को बैलेंस करते हैं, यानी इधर जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा। अब एक चीज समझें आप लोग, आगे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, क्यों? क्योंकि ये अभिकारक है और ये जो बनेगा ये उत्पाद है। और फिर अभिकारक के परमाणुओं के मध्य आबंध टूट जाते हैं, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये वाला टूट जाएगा, और ये परमाणु फिर से व्यवस्थित होकर उत्पाद बनाने के लिए नए आबंध बनाते हैं, यानी इनका बॉन्ड टूटेगा, फिर से व्यवस्थित होंगे, फिर नया बॉन्ड जुड़ेगा, तो इस तरह से ये जुड़ेगा। अब देखो ये बॉन्ड अगर टूटता नहीं तो ये नया बॉन्ड नहीं बनता। तो आप ध्यान रखें कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी पहले पदार्थ का बॉन्ड टूटेगा, फिर जाकर के नया पदार्थ के साथ में जो बनेगा तो उससे साथ बॉन्ड जुड़ेगा। तो जब तक बॉन्ड जुड़ेगा नहीं तब तक कोई पदार्थ बनेगा नहीं, तो ये बॉन्ड ही जुड़ेगा। अब ये बॉन्ड का जुड़ना क्या है, आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है कोई इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए बॉन्ड लगता है। यहाँ पर बॉन्ड क्यों लगा है? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो बॉन्ड का मतलब होता है एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होना। यहाँ पर आप ये थोड़ा सा डार्क पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब हम लोग इस समीकरण को समझ लेते हैं कैसे हमने बैलेंस किया है इसको। अब देखें यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन बने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन तो एक ही बना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर ऑक्सीजन दो था तो हमको दो यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि दो ऑक्सीजन होना चाहिए। अब लेकिन दो ऑक्सीजन लगा दिया है तो हाइड्रोजन दो दूनी चार हो गए हैं, तो इसीलिए हमको ये दो यहाँ पर लगाना पड़ा, तो अब समीकरण हो गया है बैलेंस। अब देखो दो हाइड्रोजन यहाँ थे और दो लगाया, चार हाइड्रोजन इधर हुए और चार हाइड्रोजन इधर है, और दो ऑक्सीजन इधर है और ये वाला दो ऑक्सीजन, ये दो आगे लगा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन यहाँ पर दो है। यहाँ पर यहाँ नीचे नहीं लगाएंगे, जब बैलेंस करेंगे तो हमेशा सामने ही लगाएंगे, ओके, बैलेंस करने के लिए। अब फिर एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अपक्रिया का। आपकी एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन यही होगा जो रासायनिक अपक्रिया को समझाया गया है। उसमें क्या गया था कि मैग्नीशियम का एक फीता लिया जाता है। मैग्नीशियम एक धातु है, नरम धातु होती है, आसानी से जल सकती है। और एस क्यों लिखा है? क्योंकि ये सॉलिड है। यहाँ पर जी क्यों लिखा है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, इसलिए जी लिखा गया है। जल बना है, लिक्विड होता है, इसलिए एल लिखा गया है, तो इसको भी आप लोग समझ लें। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि जब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम धातु है, तो जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो उसका ऑक्साइड बनेगा,
तो मैग्नीशियम धातु क्रिया किया है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया है, इसीलिए बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या आता है? MgO, तो इसीलिए लिखा गया है MgO। और यहाँ पर लगाया गया है 2, क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उसमें ना कोई परमाणु नष्ट होगा ना कोई नया परमाणु बनेगा, यानी जितने परमाणु इधर होंगे उतने परमाणु इधर होंगे। तो अगर हम हरे वाले नंबर को ध्यान में ना दें तो लिखे एक मैग्नीशियम इधर और एक मैग्नीशियम इधर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो एक ही ऑक्सीजन था, तो इसके लिए हमने 2 यहाँ पर लगाया था, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया। फिर अब इधर 2 लगा दिया तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन। दो मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर इधर। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुआ। हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग ये रिएक्शन देखते हैं जो रिएक्शन नंबर 3 है। एल्यूमिनियम की क्रिया कराई गई है किससे? HCl से। तो एल्यूमिनियम सॉलिड है इसलिए S लिखा गया है और HCl गैस है इसलिए G लिखा गया है। अब जब एल्यूमिनियम क्रिया करेगी HCl से तो HCl एक अम्ल होता है और अम्ल में एल्युमिनियम धातु है, ये सक्रिय धातु होती है, क्रिया करेगी तो गैस को निकाल देगी। जैसे मैंने आपकी इससे पहले बताया था कि रिएक्शन कब पता चलेगा कि रासायनिक कब क्रिया है, तो उसमें गैस भी निकलती है। देखो ये गैस ऊपर को तीर लगा है, इसका मतलब है कि गैस निकल रही है, और जो नीचे को तीर इधर मैंने दिखाया है इसका मतलब होता है कोई अवक्षेप बन रहा है, मतलब कोई पदार्थ जम जा रहा है अब क्रिया करने के बाद में, तो उसे अवक्षेप बनना कहते हैं। और यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा क्योंकि एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। और फिर इसके जो वो सूत्र बनाने का जो प्रोसेस है मैं इसके बाद में पूरा बताऊंगा कि आप लोग कैसे सूत्र याद करें, बना करके रटे ना। ओके, तो पहले आप ये करें फिर मैं बताऊंगा सूत्र कैसे बनाते हैं। अब इस रिएक्शन को मैंने कैसे बैलेंस किया है वो आप लोग देख लीजिए। एल्युमिनियम यहाँ पर 1 है तो ठीक है, एल्युमिनियम इधर 1 है, सही है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 3 आ गया है। अब यहाँ पर क्लोरीन 1 ही है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो क्लोरीन को 3 करने के लिए अगर हम 3 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। जब हाइड्रोजन 3 होगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन तो अलग लिखेंगे नहीं, इसी में लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पर लगा देंगे 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो जाएगा कितना? 6। अब यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, 3 दूनी 6। अब 2 एल्युमिनियम हो गया है तो एल्युमिनियम क्या के 2 लगा दो, बस बैलेंस हो गया। डिब्बा क्यों बना दिया है आप एनसीईआरटी में देखेंगे, बैलेंस करने के लिए आपको बताया जाएगा कि डिब्बा बनाइए। और डिब्बा क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको इसके अंदर कुछ नहीं लगना है, हमेशा नंबर आगे ही जोड़ना है। मैं नहीं तो आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन का ये जहाँ पर 2 लिखा है यहाँ पर 6 कर दो, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर डिब्बा बना दिया जाता है। अब आप देख लें एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 एल्युमिनियम है, क्लोरीन 3 दूनी 6 है तो 6 क्लोरीन है, हाइड्रोजन 6 है तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। इस तरह से ये नीचे वाला बैलेंस समीकरण हो गया है, संतुलित समीकरण मैंने लिख दिया है। फिर आइए देखते हैं कि समीकरणों को नीचे जो दिया गया है इसको कैसे हम लोग संतुलित करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन हाई स्कूल में पूछा जाता है, आते रहते हैं समीकरण को बैलेंस करने के लिए। तो मैंने क्वेश्चन ही ले लिया है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं प्लस CaOH का होल ट्वाइस जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ये अम्ल है ये क्षार है। अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण बनता है, ये लवण बना है, और फिर जल बनता है। ये अब क्रिया आपके पास में है, इसको सिर्फ हमको बैलेंस करना है बस। तो देखिए हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन देखें ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर समझे, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 2 तिहाई 6 है, यहाँ पर इनसे इससे मल्टीप्लाई होता है तो 6 ऑक्सीजन है। तो अब देखें कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी 5 ऑक्सीजन है। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कम है, तो 6 ऑक्सीजन होने चाहिए इस तरफ। तो क्या करेंगे इसके लिए, ये शुरू करते हैं सबसे पहले। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन सबसे पहले लाइए कर लेते हैं, या फिर कैल्शियम ही कर लेते हैं। तो कैल्शियम इधर 1 है तो इधर कैल्शियम 1 है, ठीक है, कैल्शियम को करना नहीं, कैल्शियम बैलेंस है। नाइट्रोजन इधर 1 है और इधर नाइट्रोजन 2 है, देखो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को हम 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे तो नाइट्रोजन, ये डिब्बा क्यों बना लिया है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन को 2 यहाँ नहीं लगाना, नहीं यहाँ 2 लगा दो, तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2। अब जब नाइट्रोजन को 2 किया तो हाइड्रोजन भी हो गए 2 और ऑक्सीजन हो गए 3 दूनी 6। ओके, तो अब देखें क्या हुआ है कि ऑक्सीजन तो इधर 3 दूनी 6 है और ऑक्सीजन इधर भी 3 दूनी 6 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन आगे ये 2 H की लगा है 2, अभी लगाया गया है ये। हाइड्रोजन कितना हुआ? 6, ये देख लें, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हाइड्रोजन,
तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे बस। ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 2 8 और इधर 3 दूनी 6 और 2 ये 8। तो इस तरह समीकरण बैलेंस हो गया। आप यहाँ पर ये बैलेंस समीकरण देख सकते हैं। फिर हम लोग अगला देखते हैं जो अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको आइए समझ लेते हैं। तो ये है हमारा अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया मैंने लिया है। अब योगात्मक अभिक्रियाएं होती क्या हैं, जिससे आप इसे नाम से ही परिचित हैं। योगात्मक मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ जाना। तो जब कोई 2 पदार्थ अलग अलग हों और वो आपस में क्रिया करें और कोई नया पदार्थ बन जाए तो उसे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर कोई एकल यानी सिंगल उत्पाद बनाते हैं तो उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, या तो उसे संयोजन अपक्रिया भी आप कह सकते हैं। जैसे कि CaO जिसे कली चूना भी कहते हैं, और H2O यानी इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी आप बोल सकते हैं, और H2O यानी जल से जब क्रिया करेगा तो ये चूने का पानी बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आप इसको बोल सकते हैं, और प्लस ऊष्मा निकलेगी, तो ये अपक्रिया हो जाएगी। अब देखिए कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 1 यहाँ का 1 यहाँ का, 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से समीकरण भी बैलेंस है। यहाँ पर ऊष्मा क्यों लिखा गया है प्लस में लगा करके, क्योंकि जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें ऊष्मा निकल जाती है, क्योंकि जब भी आप चूने में पानी में चूना डालेंगे तो यानी रिएक्शन कराएंगे तो उसमें से गर्मी निकलती है, वाष्प निकलेगा, चूने का पानी गर्म हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कह देंगे ये उसमें ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को जिसमें अभिक्रिया हो साथ साथ में ऊष्मा निकले तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके, ये ध्यान में रहे। आपको पूछ लिया जा सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिखें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के साथ साथ में उत्पाद बनने के साथ साथ में ऊष्मा भी निकलती है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि समीकरण जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो ऊष्मा निकल गई है तो इसीलिए यहाँ पर प्लस जोड़ा गया, जितनी ऊष्मा निकली है उतनी ऊष्मा यहाँ पर प्लस हुई है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लगाते हैं। ओके, फिर कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो बन जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी ऊष्मा निकलती है क्योंकि ऑक्सीजन जलेगा तो गर्मी निकलेगी ही, तो इसीलिए ये कैसी अपक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। आइए हम लोग अब वियोजन अपक्रिया देखते हैं। तो वियोजन अपक्रिया जस्ट उल्टा होती है किसका, योगात्मक अपक्रिया का, यानी इसमें पदार्थ क्या करेगा, टूट जाएगा और टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा। तो हम लोग देखते हैं वियोजन अपक्रिया, जब एकल यानी सिंगल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने चूना पत्थर ले लिया है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या आप खड़िया भी बोल सकते हैं, ये सॉलिड है, इसको ऊष्मा दी गई, ऊष्मा दोगे तो ये टूट जाएगा, गर्मी दोगे आप इसको ना तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और बुझा हुआ चूना ये बनेगा। ओके, तो अब आइए इसको देखते हैं कि ये समीकरण जो है इसमें एनर्जी की आवश्यकता है, मतलब जब तक ऊष्मा आप इसको नहीं देंगे तब तक ये अभिक्रिया नहीं होगी, यानी ये टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखें, इसको टूटने के लिए ऊष्मा की जरूरत है, जब ऊष्मा की जरूरत है मतलब ये ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, तो इसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसको होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, उसमें ऊष्मा लगे, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ओके, अब देखो कैल्शियम 1 है तो यहाँ पर कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 3 है तो 1 यहाँ 2 यहाँ 3, कार्बन 1 कार्बन 1, तो बैलेंस है रिएक्शन। फिर हम लोग अगला रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, जहाँ पर नाइट्रेट आता है वहाँ HNO3 होता है, और यहाँ पर Pb है, Pb मतलब लेड होता है, जो सीसा है उसका ये प्रतीक है। तो PbNO3 ये हमारी रिएक्शन है, इसको ऊष्मा दी गई है तो ये भी टूट जाएगा, तो ये टूटेगा PbO में, जिसे लेड ऑक्साइड कहते हैं, और NO2 जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं क्योंकि 2 ऑक्सीजन इसीलिए डाई, और फिर एक है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब समीकरण बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं बैलेंस है, अगर इस हरे वाले को हम ध्यान में ना रखें और फिर देखें Pb 1 है तो Pb 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 3, जहाँ 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 यहाँ पर और 2 3 और ये 2 5 है तो 6 चाहिए। तो आप 6 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे, अगर यहाँ पर 1 लगाते हैं इसके आगे तो 2 1 कम 2, यहाँ 3 नहीं हो जाएगा 1 लगाने से, 2 1 कम 2 ही रहेगा, तो 2 लगाओगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे 2 लगा देंगे
तो यहाँ पर जब 2 लगा देंगे तो ये वाला 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर हो गया 2, 4 और ये 2 6। इस तरह से हमारे ये 6 हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या हो गया, जब यहाँ 2 लगाने से पी भी 2 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा आपको। जब यहाँ पर 2 लगाओगे तो एन भी 2 हो जाएंगे और 2 यहाँ है 4 हो जाएंगे, तो 4 यहाँ लगा दो, एन हो जाएंगे 4। अब ऑक्सीजन 2/3 6, ये 6 कैसे हो जाएगा, 2/3 6 और यहाँ पर देख लें, पहले इधर देखें, 2 यहाँ और यहाँ किधर 6 और यहाँ पर 8, 2 यहाँ, 4 दूनी 8 और ये 2, कितना हो जाएगा, फिर से देख लें। अब हम लोग ये रिएक्शन देख लेते हैं कि PbNO3 जिसे लेड नाइट्रेट कहते हैं, इसको ऊष्मा दी गई है, यानी ऊष्मा दी जाएगी तो ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी और फिर PbO बनेगा और NO2 बनेगा जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं और फिर O2 बनेगा। क्या समीकरण बैलेंस है? हरे वाले को ध्यान में न रखा जाए तो समीकरण बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है? क्योंकि Pb 1 है तो Pb 1 तो ठीक है, ऑक्सीजन 2/3 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2, 5 ही ऑक्सीजन है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर 2 लगा दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये 2 और ये 2, 6 ऑक्सीजन पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 लगाने से Pb 2 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो Pb 2 लगाने से यहाँ पर भी Pb 2 लगाने से नाइट्रोजन 2 बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, यहाँ 4 लगा दिया गया। अब ऑक्सीजन बढ़ गए, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर 8 2 10 और 2 12, तो यहाँ पर 2/3 6 और दूनी 12, ऑक्सीजन भी 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये समीकरण बैलेंस हो गया, इसे बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। एक जो अभिक्रिया है ये एक और है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर अवशोषित हो रहा है, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये ऊष्मा शोषी के साथ साथ में ये अपघटन अभिक्रिया भी है, क्योंकि AgCl जो है वह सफ़ेद रंग का है, सिल्वर क्लोराइड, और ये Ag और Cl2 गैस निकलती है, ये काले रंग का हो जाता है। इसे हम लोग फोटोग्राफी में यूज करते हैं, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है ये इसमें यूज किया जाता है। अब आप लोग ये देखें, मैंने इसको लिख दिया है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के आधार पर कि जो उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं हैं एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी हैं, यानी योगात्मक और वियोजन अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रिया ऊष्मा निकलती है जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है तभी तो पदार्थ टूटेगा, जिसे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्रम से कहते हैं। ठीक, अब एक ऊष्माशोषी जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लें। दो पदार्थ हैं, आपस में मिल चुके हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ योगात्मक अभिक्रिया हो तभी ऊष्मा निकलेगी। यहाँ पर देखें, दो अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं, क्योंकि मीथेन जलाया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल रहा है और ऊष्मा भी निकल रही है, तो यहाँ पर ये भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इस ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, और ऊष्मा शोषी को इंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक, श्वसन भी एक प्रकार की क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है ग्लूकोज, तब तो वहां पर श्वसन अभिक्रिया कहलाती है। ये हम लोग विस्तार से देखेंगे जब श्वसन वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें। तो यहाँ पर इतना समझे कि यह भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। अब आइए हम लोग आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उनको आप लोग करके दिखाइए। यहाँ पर है क्वेश्चन, मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने अब तक क्या सीखा, तो क्या कुछ सीखा है तो ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। लिखा हुआ है FeSO4, इसको ऊष्मा दी गई है और Fe2O3 बना है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बना है, ये फेरिक ऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। आपको बताना है अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी या ऊष्मा शोषी होगी। जाहिर सी बात है कि एक पदार्थ है और इसमें ऊष्मा लग रही है, तीर पर लगा है ऊष्मा, इसका मतलब इसको ऊष्मा चाहिए तभी ये टूटेगा, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद में उपरोक्त अभिक्रिया को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या चाहिए, S कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक इधर है एक इधर है, 2 S हैं, तो आप यहाँ पर 2 S लगा देंगे तो Fe भी 2 हो जाएगा, क्योंकि Fe यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ लगाने से S 2 हो जाएंगे, Fe 2 हो जाएंगे, O हो जाएंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 3 और 3 2 5 और ये 3
ऑक्सीजन यहाँ 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। अब बताना है अपक्रिया किस प्रकार की है, तो अपघटन अपक्रिया है, क्यों, या वियोजन अपक्रिया कह सकते हैं। एक पदार्थ कई पदार्थों में टूट रहा है, तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने इसको नीचे लिख भी दिया है, आप लोग इसको यहाँ से समझें। देखें, ये लिखा हुआ है कि फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है, इसमें जल के 7 अणु होते हैं। तो हम लोग इसको FeSO4 × 7 टाइम्स H2O कहते हैं। जल के अणु की उपस्थिति के कारण ये हल्का हरा रंग का होता है, इसलिए इसे हरा कसीस भी कहते हैं। जिस तरह से कॉपर सल्फेट को हम लोग बोलते हैं नीला थोथा, जिसमें 5 टाइम H2O होता है, तो इसी तरह से इसको हरा कसीस भी कहते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है हल्का सा, तो जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, ये हल्का हरा से सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि जल ही के कारण ये हल्का हरा होता है। देखिए यहाँ पर हल्का हरा था, जल के अणु थे, गर्म किया गया, देखिए जल के अणु गायब हो गए, ये सफ़ेद बन जाएगा। अब इसको और गर्म किया जाएगा और ये उपरोक्त बैलेंस रिएक्शन भी है, और यहाँ से समझेंगे आप। इसको और गर्म करोगे तो इसमें ये टूट जाएगा। इसको मैं पहले बता चुका हूँ। तो हमें बताइए कैसी लगी ये वीडियो। इतना ही था, हम लोग इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसके बाद में लेके आएंगे आप लोगों के लिए। अगर अच्छी लगी है आप लोगों को वीडियो तो इसको लाइक कीजिए। अगर हमारे साथ में आप केमिस्ट्री की कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़ करके आप अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।